नमस्कार भैया, आज हम इस कालांश में खनिजों के उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे अधिकांश संसाधन खनिजों के द्वारा प्राप्त होते हैं, अर्थात खोद कर निकाले जाते हैं। उनका उपयोग हम किस किस कार्य में करते हैं, इसके लिए हम आज इस पर चर्चा करेंगे। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। जैसे रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। रत्न यानी आभूषण बनाने में जो काम होते हैं, इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल्स और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तनों तक में तांबे का उपयोग किया जाता है। तो खनिजों के उपयोग के बारे में आपके समझ में आया होगा कि तो फिर दोबारा से गए, इसका उपयोग ऑटोमोबाइल्स, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण, रसोई के बर्तनों तक में किया जाता है। तो जब खनिजों का उपयोग होता है तो इसका संरक्षण कैसे किया जाए, तो खनिजों का संरक्षण कैसे करें, इसके बारे में ध्यान से सुनो। खनिज अनवीनीकरण संसाधन है। पहली बात तो दो प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण, यानी जिसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। ऐसे साधनों को अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। तो खनिज अनवीनीकरण संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। मानव उपयोग ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसके बदले में खनिजों का निर्माण बहुत कम धीमी गति से होता है। खनिज की प्रक्रिया में बर्बादी को घटना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है, यानी इनको पुनः दोबारा काम में लेने के लिए अलग अलग विधियों के द्वारा इनको वापस काम में लिया जा सकता है, जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षण किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है, खनिजों का पुनर्चक्रण करके ही उनका संरक्षण किया जा सकता है। अगला बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं कि शक्ति संसाधन क्या क्या है। यदि खनिजों में ऐसा शक्ति संसाधन क्या है, तो शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाती है। यानी अपने इस आज के युग में जो भी कार्य होता है वो शक्ति के द्वारा ही संपन्न होते हैं। अर्थात शक्ति अर्थात ऊर्जा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको नए नए आयामों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, किया भी जा रहा है। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग जगत में शक्ति आवश्यकता है। कृषि में भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। परिवहन में, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला बिंदु है परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जाते हैं। लंबे समय यानी बहुत काल से उपयोग में लिए जाते हैं, यानी लंबे समय, जैसे ईंधन और जीवाश्म। ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन भी दो स्रोत है परंपरागत में। पहला ईंधन में इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग में किए गए 50% अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तन हो गए। जीवाश्मी ईंधन कहलाए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है।
अब आपकी परीक्षा में परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से, तो आप यहाँ कहेंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक। इन खनिजों के भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वो इसका निर्माण की दर से कहीं अधिक, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले, अर्थात हमको सोच समझकर उपयोग में करना चाहिए। कल अपन एक एक जीव ऊर्जा स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और इनके बायोगैस ऊर्जा, इनके बारे में हम अगले टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।